हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पेपर जो है हमारा है लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, उसकी यूनिट 4 कवर करेंगे, जो कि है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट इन स्कूल सिस्टम। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी कि जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, उसका पारंपरिक अर्थ क्या है और जो इसकी निर्माणवादी दृष्टिकोण है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो जो कन्वेंशनल असेसमेंट है उसे ट्रेडिशनल या फिर पारंपरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, असेसमेंट का मतलब होता है मेजरिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, यूजुअली थ्रू टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो जो असेसमेंट है उसको इवैल्यूएशन के समान माना गया है, जिसमें मार्क्स, ग्रेड्स और रैंक के जरिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल असेसमेंट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि यहाँ पर जो फोकस है वो रिजल्ट पर किया जाता है, जो प्रोसेस है उस पर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑफ यूनिट या फिर सेमेस्टर एग्जाम इज कंसिडर्ड द मेन प्रूफ ऑफ लर्निंग। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हमारी कोई यूनिट या फिर सेमेस्टर का एंड हो जाता है तो माना जाता है कि लर्निंग हो गई है, लेकिन जब हमने वो यूनिट या फिर सेमेस्टर में जो कुछ भी पढ़ा उस प्रोसेस पर इसमें फोकस नहीं किया जाता। तो जो कन्वेंशनल असेसमेंट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट है वो डिपेंड होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर और पेपर पेंसिल एग्जाम्स पर। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स है वो रोड लर्निंग यानी कि रटने पर ज़्यादा जोर देता है। इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं उनकी रैंकिंग, उनके बीच रैंकिंग की जाती है और उनमें कंपैरिजन किया जाता है। उसके अलावा टीचर इज़ द ओनली अथॉरिटी इन असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट है वो ओनली टीचर के द्वारा कन्वेंशनल असेसमेंट में की जाती है। इसके अलावा जो लर्नर्स हैं वो पैसिव रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो बस उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो पढ़ाया गया हो। तो जो ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और रियल लाइफ एप्लीकेशन है उनको इग्नोर करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस असेसमेंट से स्टूडेंट्स पर प्रेशर और कंपटीशन क्रिएट होता है और जो उनके बीच जो कोऑपरेशन है वो नहीं हो पाता। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट की, यानी कि निर्माणवादी दृष्टिकोण से मूल्यांकन। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स अपने एक्सपीरियंस और इंटरेक्शंस के बेसिस पर अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी यहाँ असेसमेंट सिर्फ मेजरमेंट नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। तो इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम असेसमेंट इज लर्नर सेंटर्ड, यानी कि जो लर्नर होता है उस पर फोकस किया जाता है, और कंटिन्यूस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, यानी कि यहाँ पर रोट लर्निंग नहीं करवाई जाती, रट्टा नहीं मरवाया जाता, जो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके अलावा इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले है ऑथेंटिक असेसमेंट, यानी कि टास्क रिजेंबल रियल लाइफ सिचुएशन। तो जो रियल लाइफ सिचुएशन से टास्क को जोड़ा जाता है। फॉर्मेटिव और कंटिन्यूस होती है। लर्निंग इज असेस्ड थ्रू द प्रोसेस नॉट ओनली द एंड, यानी कि जो लर्निंग है उसे असेस किया जाता है पूरे लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर, यानी कि एंड में नहीं। उसके बाद है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। यहाँ पे खुद से असेसमेंट की जाती है और पीयर असेसमेंट भी की जाती है। पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन होती है, यानी कि टाइम के साथ डेवलपमेंट का जो प्रूफ है वो गैदर भी किया जाता है। उसके अलावा इसमें कोलैबोरेटिव रोल होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, कोई भी मतलब ऑथोरेटिव ड्यूटी उसकी कोई नहीं होती, ऑथोरिटेटिव नहीं होता है। उसके बाद है एम्फेसाइज ऑन हायर ऑर्डर स्किल्स, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो जोर है इस पर दिया जाता है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो मार्क्स के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए लर्निंग को प्रमोट करता है। इससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन बढ़ता है, एंजाइटी कम होती है और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए रेडी किया जाता है। इसके बाद जब हम कन्वेंशनल और कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट में कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो कन्वेंशनल असेसमेंट है वो फोकस करती है कि स्टूडेंट्स किस चीज़ को जानते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ का पता है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट है उसमें ये है कि जो नॉलेज स्टूडेंट्स के पास है, बच्चे के पास है, वो उसका यूज़ कैसे करते हैं। जो कन्वेंशनल असेसमेंट है उसका टाइप होता है सम्मेटिव, यानी कि एंड बेस, जब यूनिट और सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होती है वो फॉर्मेटिव होती है, कंटिन्यूस होती है, यानी कि वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान की जाती है। और कन्वेंशनल असेसमेंट की अप्रोच है ये स्टैंडर्डाइज होता है और एक यूनिफॉर्म मेथड में होता है।
लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है डाइवर्स और इंडिविजुअलाइज, यानी कि यहाँ पर अलग अलग बच्चे को अलग अलग रूप से आंका जाता है, यानी कि यहाँ पर जो विविधता है और व्यक्तिगतता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कन्वेंशनल असेसमेंट जो होती है वो टीचर ड्राइवन होती है, यानी कि यहाँ पर जो सारा फोकस होता है टीचर पर होता है, यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो मेन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में जैसे कि हमने देखा कि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो रोल होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि लर्नर ड्राइवन एंड पार्टिसिपेटरी होता है। सभी लर्नर्स एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो जो असेसमेंट का मतलब सिर्फ मार्क्स या ग्रेड नहीं होता, इट्स मच डीपर देन दैट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव हमें सिखाता है कि लर्निंग और असेसमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब कन्वेंशनल रिलायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑथेंटिसिटी एक दोनों के साथ मिलकर काम करती हैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो क्रिएट होती है, जो कि एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके मीनिंग एंड डिफरेंस की, यानी कि जो अधिगम का मूल्यांकन है और अधिगम के लिए मूल्यांकन है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हम शॉर्ट में AOL कहते हैं। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो होता है जो लर्निंग प्रोसेस के बाद किया जाता है टू चेक हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्न, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन वह प्रकार है जो अधिगम समाप्त होने के बाद किया जाता है, ताकि पता चले कि जो लर्नर है उसने कितना ज्ञान एक्वायर किया है, कितनी स्किल जो है उसने एक्वायर की है। उसके बाद ये असेसमेंट सम्मेटिव होता है नेचर में, और इसका मतलब होता है कि लर्निंग के एंड पर होता है, जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कोई फाइनल प्रोजेक्ट। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं। कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि यूनिट या कोर्स कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। नेचर इसका सम्मेटिव होता है, यानी कि ओवरऑल जो जजमेंट है वो प्रोवाइड करता है। ये फोकस करता है ग्रेड्स पर, मार्क्स पर और सर्टिफिकेट पर। उसके बाद इसमें जो कंप्लीट जो कंट्रोल होता है वो टीचर पर होता है, यानी कि पूरी प्रोसेस पर टीचर का ही कंट्रोल होता है। उसके अलावा जो ये इन्फॉर्मेशन है ये किस किस को प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को। तो जो AOL का मेन पर्पज़ है वो है अकाउंटेबिलिटी। ये बताता है कि जो स्टूडेंट है उसने कितना सीखा है, यानी कि जो AOL है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें एक लिमिटेशन भी होती है कि इट मेजर्स व्हाट स्टूडेंट नो बट नॉट हाउ दे लर्न। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि बच्चे ने वो चीज़ जो है वो कैसे सीखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसमें बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, यानी कि जो ये असेसमेंट है लर्निंग के टाइम पर की जाती है, यानी लर्निंग ख़त्म होने के बाद नहीं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसका मेन पर्पज़ होता है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फीडबैक देना, ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। यानी कि जो अधिगम के लिए मूल्यांकन है वह है जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ सकें और टीचर्स अपनी जो टीचिंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं। कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इट्स ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस, और फॉर्मेटिव है नेचर में, हेल्प करती है बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में, फोकस करती है फीडबैक पर, रिफ्लेक्शन पर और इम्प्रूवमेंट पर। और इसमें जो एक्टिव रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, वो अपनी खुद की असेसमेंट करते हैं, पीयर असेसमेंट इसमें होती है। उसके अलावा ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसको इनकरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या करवाया जाता है, इसमें क्लास क्विज होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट फीडबैक होता है और अलग अलग टाइप की जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हैं वो इसमें किए जाते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन जो गोल होता है वो होता है प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट। तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो कैसे कोई भी चीज़ बेटर तरीके से सीख सकते हैं, यानी कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं। इसमें प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, एंड रिजल्ट पर नहीं। इसमें देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग की जो हमारे डिफरेंस हैं उसकी।
तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो की जाती है लर्निंग ख़त्म होने के बाद, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग की जाती है लर्निंग के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सम्मेटिव होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव होती है। उसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो पर्पज़ होता है वो अचीवमेंट को मेजर करना होता है, वहीं दूसरी तरफ असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज़ होता है किसी भी लर्निंग को इम्प्रूव करना। उसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग फोकस करती है ग्रेड्स पर, मार्क्स पर और रिजल्ट पर, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकस करती है फीडबैक पर और प्रोग्रेस पर। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो कंट्रोल है वो टीचर का कंट्रोल होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है लर्नर सेंटर्ड होती है। यहाँ पर जो लर्नर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट और क्लास क्विजेज़। तो ये सब थे इसके डिफरेंस। अब तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताया गया है कि बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो कहती है कि बच्चे को कैसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। उसके अलावा अब हम कंक्लूजन की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग गिव्स अकाउंटेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड रिजल्ट। वहीं दूसरी तरफ असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोवाइड्स ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम दोनों को बैलेंस करते हैं, इवैल्यूएशन भी हो और इम्प्रूवमेंट भी, तो हम एक होलिस्टिक लर्निंग सिस्टम बना सकते हैं जहां स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखना स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो जो मूल्यांकन, आकलन, मापन, परीक्षण और परीक्षा, इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मीनिंग है, असेसमेंट एक कंटिन्यूस और ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी कि असेसमेंट एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर है उसकी प्रोग्रेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जाती है। यानी कि जो लर्नर है उसने क्या सीखा है और मतलब कैसे उसे वो चीज़ सिखाई गई है। इसका नेचर फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों हो सकता है। ये प्रोसेस और रिजल्ट दोनों पर फोकस करता है। इसका प्रोसेस होता जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है टू गिव फीडबैक एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें बच्चे को और टीचर को फीडबैक दिया जाता है कि कैसे जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो असेसमेंट मीन्स लर्निंग को समझना और उसे बेटर बनाना। नेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वर्थ या वैल्यू का जजमेंट करना। तो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में इट मीन्स डिसाइडिंग हाउ इफेक्टिव और वैल्यूएबल अ लर्निंग आउटकम और प्रोग्राम इज। इसका नेचर है ये असेसमेंट, टेस्टिंग और मेजरमेंट सबको इंक्लूड करता है। सो इट इज़ ब्रॉडर देन असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट से थोड़ा ब्रॉड होता है। इसका पर्पज़ होता है टू जज द इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ लर्निंग और टीचिंग। तो ये जो टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी है उसकी जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसे जज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टीचर पूरे कोर्स के एंड पर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए या नहीं, तो ये इवैल्यूएशन है। तो असेसमेंट इन्फॉर्मेशन देता है और इवैल्यूएशन जजमेंट देता है। नेक्स्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट का मतलब है लर्निंग को नंबर्स, मार्क्स या परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यानी कि मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने मैथ्स के टेस्ट में 18 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है, तो दैट इज़ मेजरमेंट। यानी कि जो मेजरमेंट है ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। इसका नेचर होता है ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव। इसका पर्पज़ होता है जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करना। तो जो मेजरमेंट टेस्ट हाउ मच, जबकि असेसमेंट टेस्ट हाउ वेल, यानी कि उसने कितना अच्छा किया है, और मेजरमेंट बताता है कितना अच्छा किया है, यानी कि नंबर्स में। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो टेस्ट एक स्पेसिफिक टूल है जो एक छोटे टॉपिक या स्किल एरिया को मेजर करता है। इसका नेचर स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज
ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि टेस्ट को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसे पहले बनाया जाता है प्रॉपर, फिर बच्चे को टेस्ट किया जाता है उसके थ्रू। इसका पर्पज़ होता है टू चेक मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर यूनिट और टॉपिक। तो इसमें इसका पर्पज़ ये होता है कि जो पर्टिकुलर यूनिट है या फिर पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर बच्चे ने कितनी मास्टरी हासिल की है, बच्चे को वो टॉपिक कितना आता है। फॉर एग्जांपल वीकली मैथ टेस्ट हो गए, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं। तो टेस्ट एक मतलब ये चीज़ है कि ये बताता है कि स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसे कितना समझा है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन एक फॉर्मल और लार्ज स्केल टेस्टिंग प्रोसेस है जो पूरे सिलेबस या फिर करिकुलम के बड़े हिस्सों को कवर करता है। टेस्ट छोटे पार्ट्स को कवर करता है और एग्जामिनेशन है वो बड़े पार्ट को कवर करता है। इसका नेचर होता है फॉर्मल, सबमिटिव और हाई स्टेक्स, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो प्रमोशन और सर्टिफिकेशन से जुड़ा होता है। तो इससे ही डिसाइड होता है कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या फिर नहीं, उसे सर्टिफिकेट देना है या नहीं। इसका पर्पज़ होता है प्रमोशन, रैंकिंग, सिलेक्शन, सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, ये सब इसके एग्जांपल है। तो जो एग्जामिनेशन है वो एक बिग टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। इसके बाद इनका एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो असेसमेंट इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है कि लर्नर की जो लर्निंग है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, और जो इवैल्यूएशन है उसमें जजमेंट की जाती है कि जो लर्नर ने टॉपिक जो सीखा है उसको जज किया जाता है कि कितना उसने वो सीखा है। मेजरमेंट न्यूमेरिकल होती है, लेकिन इसके अलावा जो असेसमेंट है और जो इवैल्यूएशन है वो भी न्यूमेरिकल हो सकती है। टेस्ट स्मॉल स्केल पर होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो लार्ज स्केल पर होता है और फॉर्मल होता है। असेसमेंट फोकस करता है लर्निंग फॉर ग्रोथ पर, और जो एग्जामिनेशन है वो फोकस करता है लर्निंग फॉर सर्टिफिकेशन या फिर प्रमोशन पर। तो कंक्लूजन की अगर इसमें हम बात करें तो असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, टेस्ट और एग्जामिनेशन ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो इनका फोकस है वो अलग अलग चीज़ों पर होता है। असेसमेंट सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लर्निंग को बेटर बनाता है। इवैल्यूएशन किसी चीज़ को जज करता है। मेजरमेंट नंबर से बनता है, और टेस्ट और एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टूल्स हैं जो परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में इन सबको बैलेंस करके यूज़ किया जाता है ताकि लर्नर के मार्क्स पर फोकस ना किया जाए, बल्कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन और उसके साथ ही करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट यानी कि CBM के बारे में। तो इस जो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब कोई इवैल्यूएशन किया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प्स बोथ टीचर एंड लर्नर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ठीक चल रही है, यानी कि किस चीज़ को बच्चा ठीक कर रहा है और कहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जो इसका नेचर होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, कॉन्टीन्यूस एंड इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका जो पर्पज़ है, जो मेन उद्देश्य इसका है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस और लर्निंग गैप्स को पहचानना है और उन्हें इम्प्रूव करना है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये डन फ्रीक्वेंटली एंड इनफॉर्मली, यानी कि बार बार और अनौपचारिक रूप से किया जाता है। हेल्प्स इन रिवाइजिंग टीचिंग मेथड्स, तो इससे जो टीचर्स हैं वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वॉल्व्स सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, इसमें जो बच्चे जो है अपनी खुद से भी असेसमेंट करते हैं और जो उनके पीयर ग्रुप हैं वो भी उनकी असेसमेंट करते हैं। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होता है, क्लास डिस्कशन होते हैं, ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज होते हैं, या फिर स्मॉल असाइनमेंट्स जो हैं वो टीचर्स इसमें दे सकते हैं। इन शॉर्ट जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है बेटर लर्निंग करने के लिए, और इसके मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो लर्निंग चल रही है उसके दौरान बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ करने में ये हेल्प करता है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन वह होता है जो सीखने की प्रक्रिया के एंड में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड टर्म एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, और कोई भी जब कोर्स हमारा ख़त्म हो जाता है
उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो कहलाता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसका जो उद्देश्य है वो ये जानना होता है कि स्टूडेंट है उसने कितना सीखा है। इसका नेचर होता है फाइनल और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है और जजमेंटल होता है। इसका पर्पस होता है टू सर्टिफाई अचीवमेंट्स और बच्चों को ग्रेड्स देना, मार्क्स देना और मेक डिसीजन अबाउट द प्रमोशन और सिलेक्शन कि क्या उसे प्रमोट किया जाना चाहिए या उसे उस चीज़ में सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कंडक्ट किया जाता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब लर्निंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद किया जाता है, और क्यूमुलेटिव अचीवमेंट को मेजर करता है। उसके अलावा ये फॉर्मल होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर है, स्कूल है, उनको ये जवाब देता है कि भाई इस बच्चे ने इतना सीखा है। वो उनको एक एंड रिज़ल्ट उस बच्चे का दिखाते हैं बच्चे को, ताकि वो जज कर सकें। फॉर एग्जांपल एनुअल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सेमेस्टर और जो एंड टेस्ट होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो समेटिव इवैल्यूएशन ये बताता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ने क्या सीखा है, टोटल जो उसका एंड रिजल्ट होता है उसके बारे में ये बात करता है। अब फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन जो है इनकी डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग लर्निंग और समेटिव इवैल्यूएशन होता है आफ्टर लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक है, यानी कि अगर ये लर्निंग के टाइम पर हो रहा है, इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि ये फाइनल होता है, जजमेंटल होता है। इसमें जो रिज़ल्ट है वो पूरी लर्निंग प्रोसेस के बाद दिया जाता है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है अगर उसमें कोई कमियाँ बीच में है तो उसे इम्प्रूव करना, लेकिन समेटिव में इसका अपोजिट होता है कि लर्निंग को सर्टिफाई करना कि इसने कितना सीखा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स हैं क्विज, डिस्कशन या फिर हम कह सकते हैं कोई भी स्मॉल टेस्ट, और लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन होता है बोर्ड एग्ज़ाम, टर्म एंड एग्ज़ाम्स, ये होता है। अब हम बात करते हैं करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट की, पाठ्यचर्या आधारित मापन जिसे CBM भी कहा जाता है। तो करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मॉडर्न अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो डायरेक्ट असेसमेंट की जाती है, बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसे मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है? शॉर्ट और टाइम टास्क जो है बच्चों को वो देकर। जो ये प्रोसेस है, जो ये असेसमेंट है, ये स्कूल करिकुलम से लिंक्ड होती है। और जो CBM है इसका जो नेचर है वो फ्रीक्वेंट होता है, यानी कि ये जो असेसमेंट है वो बार बार की जाती है और इसे जो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं वो भी अलाइंड होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसे मेजर करना, जो स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सीखने में, जो कौन से स्टूडेंट्स रिस्क पर हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें अपने डिसीजन लेने में, यानी कि इंस्ट्रक्शनल जो डिसीजंस हैं उनको देने में हेल्प करना। इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें होता है शॉर्ट प्रोब्स का यूज़ किया जाता है 1 से 5 मिनट तक, यानी कि जैसे 1 मिनट में पढ़े गए 5 की जो संख्या है उनको मापना, उनको मेजर करना। और ये किस पर बेस्ड होता है? ये करिकुलम कंटेंट है उस पर बेस्ड होता है। इसमें क्या आता है? रीडिंग आता है, राइटिंग आता है और मैथ्स आता है। ये एक क्वान्टिटेटिव डेटा और ऑब्जेक्टिव जो है उसे प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इट अलोज कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ओवर टाइम, यानी कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है उसे कंपेयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या क्या करवाया जाता है? रीडिंग के जो फ्लुएंसी टेस्ट हैं वो हो सकते हैं, मैथ्स के कंप्यूटेशन प्रोब्स हो सकते हैं, इसमें जो गणितीय गणना है उसका जो अभ्यास है वो किया जाता है। उसके अलावा इसमें वीकली स्पेलिंग टेस्ट हो सकते हैं, कोई सरप्राइज़ टेस्ट भी है वो इसमें हो सकता है। मतलब वही टेस्ट इसमें जुड़े होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं। इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चे में जो प्रोग्रेस है उसको टाइम टू टाइम ये मॉनिटर करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स टीचर टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डेटा, यानी कि जो बच्चे का डेटा टीचर के पास है तो टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को उसके बेस पर मॉडिफाई कर सकता है कि इस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पर टीचर कोई दूसरी अप्रोच लगा के उस बच्चे को बेटर सिखा सकता है। और लर्निंग डिफ़िकल्टी और जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है उनको शो करता है, यानी कि देखता है ये बच्चे की जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो करता है बच्चे में क्या लर्निंग डिफ़िकल्टी
एक्टिविटीज़ आ रही हैं। उसके अलावा ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को और एक एविडेंस बेस्ड टीचिंग को, यानी कि यहाँ पर टीचर्स को कोई एविडेंस मिल जाता है कि बच्चे को किस चीज़ में कहाँ पर क्या ज़रूरत है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इम्प्रूव्स लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, समेटिव एवेल्युएशन मेजर लर्निंग आफ्टर द प्रोसेस और करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर प्रोग्रेस इन अ प्रैक्टिकल वे। यानी कि जो करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट है वो कंटिन्यूस जो बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करता है, यानी कि सबसे बड़ा हो जाता है समेटिव एवेल्युएशन, उसके बाद हो जाता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। लेकिन फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जब लर्निंग के दौरान हो रही है उससे भी नीचे आता है करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये दिन में 2 दिन में टीचर जो है वो बच्चे को असेस करता रहता है, बच्चे की जो मेजरमेंट है यहाँ पर वो होती रहती है प्रैक्टिकल वे में। इसके बाद जो फॉर्मेटिव हेल्प करता है बच्चे को ग्रो करने में, समेटिव हेल्प करता है बच्चे को जज करने में और सीबीएम हेल्प करता है जो बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसे अच्छे से प्रिसाइजली ट्रैक करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों फॉर्म जब बैलेंस्ड हो जाती हैं और एक जो इफ़ेक्टिव एवेल्युएशन सिस्टम जो है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, वो करता है बच्चे की अकाउंटेबिलिटी को और बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसे सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं रिविजिटिंग की कंसेप्ट इन स्कूल इवैल्यूएशन, यानी कि विद्यालय मूल्यांकन में प्रमुख अवधारणाओं का पुनरावलोकन। इसमें हम बात करेंगे फिल्टरिंग लर्नर्स की, मार्क्स, क्रेडिट्स, ग्रेडिंग, चॉइस, अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल एक्सटर्नल प्रोपोर्शन और इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये रिविजिटिंग की कंसेप्ट इन स्कूल इवैल्यूएशन है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो स्कूल इवैल्यूएशन है वो बस टेस्ट और मार्क्स पर फोकस नहीं करती है। ये ऐसा प्रोसेस है जो एक अच्छा जजमेंट देता है, इंक्लूजन देता है और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टरिंग लर्नर्स की, यानी कि शिक्षार्थियों का चुनाव। इसमें क्या है, पहले क्या होता था, एग्ज़ाम्स जब होते थे वो बस इसलिए होते थे ताकि स्टूडेंट्स को फ़िल्टर किया जा सके, उन्हें पास और फेल किया जा सके। इसमें ये नहीं देखा जाता था कि स्टूडेंट कितने कैपेबल हैं या नहीं, बस उसमें पास और फेल पर जोर दिया जाता था। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इस अप्रोच से जो कई अच्छे बच्चे थे, प्रतिभाशाली बच्चे थे, वो पीछे रह जाते थे। लेकिन अब नया फोकस जो है, नया जो व्यू है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब मार्क्स की बात करें तो मार्क्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 80, 90 ये सभी जो नंबर्स बच्चे को मिलते हैं वो मार्क्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मेरिट्स क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सबके लिए एक समान मापदंड होता है, सबके लिए एक बेस होता है कि कहाँ से बच्चे को जज किया जाता है। लिमिटेशंस में हम बात करें तो ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है और जो इसमें जो बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग है वो इग्नोर हो जाती है। और अभी आज की जो ट्रेंड है उसमें क्या चल रहा है, कंटिन्यूस और जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है उस पर जो बढ़ावा है वो दिया जा रहा है, जहाँ पर जो फीडबैक है वो मार्क्स से ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट सिस्टम इज़ अ मॉडर्न कंसेप्ट। यहाँ पर लर्नर अपने एफर्ट्स के बेस पर क्रेडिट अर्न करता है। इसका पर्पज़ होता है लर्निंग पाथवेज में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना। और फॉर एग्जांपल जो NCF है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, इसके अंडर क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने स्कूल, वोकेशनल और करियर स्किल बेस्ड लर्निंग के बेस पर जो क्रेडिट्स हैं उनको अर्न कर सकते हैं। यानी कि अब हर तरह का जो अधिगम है, लर्निंग है, चाहे वो स्किल्स हो, एकेडमिक्स हो, वो सेम वैल्यू रखता है जितना कि एकेडमिक। उसके बाद अगर ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स को रिप्लेस करता है ग्रेड से, लाइक A, B, C, D। तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बर्डन्स इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो कम होता है और जो फोकस है वो लर्निंग पर रहता है, मार्क्स पर नहीं। यहाँ पर बच्चे को कोई मार्क्स नहीं दिए जाते बल्कि उनको ग्रेड किया जाता है A, B, C, D इन सब के बेस पर। तो इसके एडवांटेज हैं कि माइनर मार्क डिफरेंस जो बच्चों में है वो मैटर नहीं करता। अगर किसी के 100 to 90 के बीच मार्क्स आए हैं तो उसे अगर A ग्रेड दिया गया है तो ये मैटर नहीं करता कि जो बच्चों के जो मार्क्स डिफरेंस है वो कितना है। इसकी लिमिटेशन है कि कभी कभी जो परफॉर्मेंस है बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो छिप जाती है, नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चा है जिसने ज़्यादा बेटर किया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो CBSE का 9 पॉइंट ग्रेडिंग जो स्केल है उसे आज सभी जगह पर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम चॉइस की बात करें तो चॉइस इन इवैल्यूएशन मीन्स गिविंग लर्नर फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट एंड मोड्स ऑफ टेस्टिंग। तो अब इसमें चॉइस में क्या हो गया है कि बच्चे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो मोड ऑफ टेस्टिंग है उसे चूज़ कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ स्टूडेंट रिटन टेस्ट देने के बजाय प्रोजेक्ट या फिर ओरल प्रेजेंटेशन को चुनते हैं तो वो उनकी मर्जी है, यही है चॉइस। तो दिस मेक इवैल्यूएशन लर्नर सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है वो लर्नर सेंटर्ड होती है और इंक्लूसिव होती है। और उसके बाद अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एवरी लर्नर इज़ डिफरेंट, नॉट एवरीवन सक्सीड इन ट्रेडिशनल एग्जाम्स। तो इसी कारण से अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल NIOS, वोकेशनल सर्टिफिकेट, स्किल बेस्ड जो डिप्लोमा है, ये सभी सर्टिफिकेशन है। इनका जो पर्पज़ है वो होता है जैसे कि बच्चों को ड्रॉप आउट से प्रिवेंट करना, मल्टीपल पाथवेज टू सक्सेस जो है उसे रिकॉग्नाइज करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, 10th 12th कर ली है उसने, अगर उसको आगे पढ़ने का मन नहीं है तो वो कोई अलग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स ले सकता है ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसका मतलब होता है क्लैरिटी। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट नो हाउ इवैल्यूएशन इज़ डन एंड ऑन व्हाट बेसिस। तो इसमें ये बताया गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को यानी कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए स्कूल और पेरेंट्स के बीच कि किस बेस पर उन्हें इवैल्यूएट किया गया है, कैसे जो ये इवैल्यूएशन है वो की गई है। इसका मतलब होता है क्लियर रूब्रिक्स करना, ओपन फीडबैक देना और जो फेयर ग्रीवेंस सिस्टम है उसे प्रमोट करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो इसमें जो ट्रस्ट है जो स्कूल और पेरेंट्स के बीच वो बिल्ड होता है, बायसनेस को रिमूव किया जाता है और एक जो ट्रस्टवर्दी जो एनवायरनमेंट है ये वो क्रिएट करता है। इसमें जो इवैल्यूएशन है वो लर्निंग का ही पार्ट बन जाता है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल प्रोपोर्शन की अगर बात करें, इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही इंटरनल होना चाहिए और ना ही एक्सटर्नल होना चाहिए। इसमें जो इंटरनल प्रोपोर्शन होता है वो कंटिन्यूस और फॉर्मेटिव होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, कंपेरेबल होता है और रिलायबल होता है। तो इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है वो 30% इंटरनल का होता है और 70% होता है एक्सटर्नल असेसमेंट का। ये इसलिए होता है ताकि जो ऑथेंटिसिटी है और क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके। अब इम्प्रूवमेंट ऑप्शन की इसमें हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट्स इसको हम बोल सकते हैं, जो ये है इम्प्रूवमेंट ऑप्शन। इम्प्रूवमेंट ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट को एक दूसरा मौका देना टू इम्प्रूव मार्क्स, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो सके और वो लर्न कर सकें काफ़ी अच्छे से। इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स आए हैं तो इसमें जो उसे एक इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपना जो स्कोर है उसे बेटर बना सके और जो उसकी लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये प्रमोट करता है कंटिन्यूस लर्निंग को रादर देन वन टाइम जजमेंट। तो इसमें हो सकता है बच्चे के एग्ज़ाम टाइम पर कुछ प्रॉब्लम हो, उस वजह से बच्चे ने उस एग्ज़ाम में नहीं अच्छा स्कोर किया, तो इसमें वन टाइम जजमेंट को नहीं देखा जाता बल्कि कंटिन्यूस जो लर्निंग है उसे प्रमोट किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑप्शन ये कहता है। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्कूल इवैल्यूएशन इज़ नो लॉन्गर अबाउट कंपटीशन एंड एलिमिनेशन, इट्स अबाउट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। यानी कि अब जो देखा जाता है स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन पर फोकस किया जाता है, बल्कि यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ और जो इंक्लूजन है उस पर फोकस किया जाता है। ग्रेड, क्रेडिट, चॉइस, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि जो कैसे जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है एक फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट पर, ना कि रिजिड एग्जाम्स पर। तो एक गुड इवैल्यूएशन सिस्टम बैलेंस करता है मार्क्स और ग्रेड्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट्स को, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूवमेंट को। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं तो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी फेयर बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है और ट्रूली लर्नर फ्रेंडली बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोकस करता है हर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ताकि बच्चे का जो सतत विकास
विकास है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो हो सके।